Hello everyone. Now once again we are here to take a new topic, but before going to the new topic, the last topic we have taken the food chain and the food web. Student, you remember that what we have taken in this, the figure number 15.3. 15.3 में क्या था? The relationship can be shown as the series of branching lines कॉल्ड द फूड वेब, यानी बहुत सारी ब्रांचिंग लाइंस थी और सारी ब्रांचिंग लाइंस को हम देखते थे, एक एक फूड चेन आपस में मिले हुए थे एंड इट कैन बी फॉर्म एज अ फूड वेब, और इसी को हम कहेंगे पूरी तरह से कि ये फूड वेब कहलाएगा। अब उसी बात को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम फिगर नंबर 15.4, ये 15.4 डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसमें क्या हो रहा है, दो बात तो साफ हो जाती है। तो टू थिंग्स कैन बी बिकम क्लियर। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल, यानी कि जितना भी फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में यूनी डायरेक्शनल में जा रहा है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स, यानी जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट ने जो कैप्चर किया है डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, यानी कि सोलर सिस्टम में फिर से या सन में ये फिर से वापस नहीं होती है। एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोरस, यानी जब ऑटोट्रॉप से हर्बीवोरस में ट्रांसफर हुई डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स, यानी हर्बीवोरस से फिर बैक ऑटोट्रॉप्स में या तो ग्रीन प्लांट में वो फिर से नहीं जाती। तो ये आपको समझ में आया। इट मूव्स प्रोग्रेसिवली, यानी वो प्रोग्रेसिवली मूव होता है थ्रू द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, यानी वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल्स में प्रोग्रेसिवली वो मूव होती रहती है। एंड इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल, यानी वो प्रीवियस लेवल में जाती नहीं। अगर बात करूँगा सन से आ गया प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर्स से फिर डिकम्पोजर्स। अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करता हूँ तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, तो ऐसे ये बैक रिवर्ट बैक एनर्जी नहीं होती है। आगे समझ में। अनदर इंक्रीजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड चेन, एक और एस्पेक्ट्स हमें देखने में आता है, जैसे हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर्स इन आवर बॉडी, कैसे अननोइंगली केमिकल्स, वो भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर में प्रवेश हो जाते थ्रू द फूड चेन्स। तो वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न इन द 9th स्टैंडर्ड दैट हाउ the water is get polluted कैसा होता था water? One of the reason is that use of several pesticides, several insecticides, several herbicides and all other chemicals, what we call as harmful chemicals, which can be put into the crops and all that, and from that it is goes to the fruit or that particular vegetable. क्यों डाला जाता था? टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम द डिजीज एंड द पेस्ट, ये दोनों से बचने के लिए हमें ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज, यानी दो तरीके से होता है, या तो वाटर बॉडी में चला जाता है और एक सॉइल में चला जाता है। जैसे ये सॉइल में जाता है इन सोल्यूबल फॉर्म, द रूट एब्जॉर्ब दिस पर्टिकुलर वाटर और द हार्मफुल वाटर विथ केमिकल्स and it goes to the xylem vessels to each and every part of the plant. Similarly to the fruit also, if we are eating the fruit, and similarly we eat the vegetable and it goes to the leaf. तो इस प्रकार से ये chemicals हमारे बॉडी में आ जाते हैं। As these chemicals are not degradable, पहली बात तो ये कि ये केमिकल कभी डिग्रेडेड होते ही नहीं है, and these are get accumulated प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, और ये सारे ट्रॉफिक लेवल में प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, यानी हम अगर देखते हैं कि अगर हम ट्रॉफिक लेवल सबसे ऊपर में, वी आर इन द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, कोई भी फूड चेन ले लो, ह्यूमन्स आर इन द टॉप लेवल। Maximum concentration in of these chemicals are accumulated in our body, और इसी तरह से मैक्सिमम केमिकल्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। सो स्टूडेंट, वी सी दैट दिस फिनोमेनन जो अभी तक हमने पढ़ा, दिस फिनोमेनन इज नोन एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से जानते हैं, जो इतना कॉम्प्लेक्स होता है। एंड दिस
is the reason why our food means the food grains such as the wheat, the rice, the vegetables, the fruits and even the meat contain the varying amount of pesticides or the insecticides residues. इसी तरह से ये सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और ये कभी भी दे कैन नॉट बी रिमूव बाय द वॉशिंग और अदर मीन्स, ये किसी भी तरह से वॉश डाउन होते नहीं हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ख़त्म किया है अपना फूड वेब टॉपिक। नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक दैट इज़ हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। कैसे कुछ एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट नाउ। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट, ठीक है। हम दूर नहीं, हमारे अपने एनवायरनमेंट से हम दूर नहीं। वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड चेंज इन आवर एनवायरनमेंट अफेक्ट अस टू आवर एक्टिविटी। जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होता है वो हमारे ऊपर अफेक्ट होता है। एंड द एनवायरमेंटल अराउंड, जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर में जितनी भी खराबी आती है वही चीज़ हम लोग एक्यूमुलेट कर लेते हैं और वो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम उसमें निर्माण हो जाती है। सो वी शैल लुकिंग एट द टू ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। हम दो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम यहाँ देखने वाले हैं और वो डिटेल में हम उसको स्टडी करेंगे। दैट इज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर्स, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड द वेस्ट डिस्पोजल, जिसे हम मैनेजिंग गार्बेज के भी नाम से जानते हैं। जो टॉपिक का नाम है मैनेजिंग गार्बेज। सो हम ये दो टॉपिक लेने वाले हैं, ओजोन डिप्लीशन एंड द वेस्ट डिस्पोजल। So student, let us start the new topic that is the ozone layer and how it getting depleted. So the ozone, when we talk about the ozone is the molecular formula that is called the O3, ठीक है। O3 ये उसका molecular formula है। It is the molecule formed by the 3 atoms of the oxygen। यानी इस यहाँ पे क्या मिला हुआ है, 3 atoms एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसको बोलेंगे O3। While O2 यानी कि ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, which are the नॉर्मली रेफर टू एज द ऑक्सीजन, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जाना जाते हैं। और सारी लाइफ, इस अर्थ की सारी लाइफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे ऑक्सीजन से ही अपना जीवन यापन करते रहते हैं। एंड एसेंशियल फॉर ऑल द एरोबिक, जिसे हम कहेंगे ऑल द एरोबिक फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, ठीक है। बट ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। अगर केमिकली उसको टेस्टेड किया जाएगा तो वो एक क्या है, डेडली पॉइजन है। हावेवर at the higher level of the atmosphere ozone perform an essential function। लेकिन इतना होने के बाद में भी एक बहुत ही important function, essential function का काम करता है हमारा ओजोन लेयर। वो क्या काम करता है तो हम देखते हैं। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहली बात तो ये कि पूरे शील्ड किया हुआ है अर्थ को ये ओजोन लेयर ले फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट, जहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है सन से, यानी कि यूवी रेज जिसे हम कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है उसको वो डायरेक्टली ना होते हुए वो ओजोन से होते हुए आती है और वो एब्जॉर्ब ऑल द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड इट्स वट एवर द रेडिएशन इज कमिंग टू द अर्थ, इट इज़ वेरी वेरी लेस इन अमाउंट and we can protect it from this ultraviolet radiation. So this radiation is highly damaging to the organism। पहली बात तो ये है कि पूरी डैमेजिंग कॉज करता है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं लगा, एक छोटा सा होल भी अगर रह गया उसमें तो डायरेक्ट इट विल कम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और वो होल कुछ छोटा बड़ा नहीं था, कई किलोमीटर लंबा होता है। वो आपने 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो दैट मीन्स इट नोन एज कॉजेज द मेनली, क्या कॉज करता है, मेनली कॉज द स्किन कैंसर्स इन द ह्यूमन बींग्स। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई डिजीज़ देखने में आई है तो वो स्किन कैंसर्स की डिजीज़ देखने में आई है। क्यों आई? क्योंकि दे आर अफेक्टिंग अल्ट्रा वायलेट रेज एंड दे कॉज द स्किन कैंसर। सो ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यानी कि ये ओजोन किसका प्रोडक्ट है? ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का ही एक प्रोडक्ट है। एक्टिंग ऑन द ऑक्सीजन यानी कि O2, यानी ये जो ऑक्सीजन के ऊपर में एक्ट करता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करता है स्पेशली। एंड द हायर एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्प्लिट अप अ पार्ट ऑफ सम दिस पर्टिकुलर
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट अप करता है और उसके बाद में एंड अगेन द ऑक्सीजन इनटू द molecular, or we can say that atomic oxygen can be seen, और ये atomic oxygen and these atoms then combines with the molecular oxygen to form ozone, और इसी से हमें ओजोन मिलता है as shown in the figure जो आपको दिख रहा है। देखिए कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट अप किया दो एटॉमिक ऑक्सीजन पे O+O, एंड ये उसमें से एक एटॉम जो था एटॉमिक ऑक्सीजन वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन होके O3 बना, जिसे हम ओजोन नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? चलो, सो द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर begins to be dropped sharply in 1980s, यानी उसको ज़्यादातर देखने में आया 1980 से, इसे देखा और समझ में आया कि नहीं हमारा ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं खराबी हो रही है, ओजोन होल हो रहे हैं। सो द डिक्रीज एंड बीन लिंक टू द सिंथेटिक केमिकल्स, और भी बहुत सारे चीज़ देखने गए कि ये किससे हुआ, तो केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि हम CFC से भी इसको जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये हो रहा था, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेशंस एंड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत सारे रेफ्रिजरेशन जो यूनिट या इक्विपमेंट होते हैं उनमें ये CFC बहुत सारा अमाउंट में निकलता है और वो ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे, ठीक है। बट इन 1987 यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको हम UNEP के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम सक्सीडेड इन फोरगोइंग एंड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट वहाँ पे पास होता है टू फ्रीज और टू सीज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड प्रोसेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ 1986 लेवल, जो 1986 से ज़्यादा प्रमाण में हो गया था उसको 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत उसे सीज करने का एग्रीमेंट पास हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वेस्ट मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.